स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का निर्मल बस यूट्यूब चैनल पे। मैं निर्मल बस आप सभी के सामने लाइव प्रोसेस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो कि 10th के क्रैश कोर्स अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम रखा गया है। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, ये आप भी जानते हैं। और लाइव प्रोसेस बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कि 3 पार्ट हो चुका है और ये चौथा पार्ट है। और लाइव प्रोसेस को हम लोग 6 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हम एक पार्ट में ओनली 15 मिनट ही लेते हैं, इसीलिए कम ही कंटेंट कर पाते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। हम रिस्पिरेटरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर चुके थे और ये देख चुके थे कि डिफ्यूजन की हेल्प से किस तरह से ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड जाता है और CO2 बॉडी के आउटसाइड आता है। और ये भी देख लिए थे कि एयर का जो पासेज है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो कैसे है। सबसे पहले जो हमारे ओपनिंग है ये नोज़ का, इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, जो कि एक पेयर होता है। इसके माध्यम से कहा जाता है एयर नेजल पैसेज में जाता है। नेजल पैसेज से आगे जाके ये कैविटी में खुलता है, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से जब आप आगे बढ़ेंगे और माउथ को ओपन करेंगे और सबसे लास्ट पार्ट देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, याद रखिएगा। यहाँ तक फूड और एयर कॉमन पैसेज होते हैं। यहाँ से फूड और एयर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एयर जाते हैं लैरिंग्स के अंदर और फूड जाता है फूड पाइप के अंदर, ठीक है। और लैरिंग्स से आगे बढ़िएगा आपको ट्रेकिया मिलेगा, फिर ब्रोंकाई मिलेगा, और ब्रोंकाई के बाद ये लंग्स में जाता है। लंग्स में एयर चले जाता है और लंग्स के अंदर बहुत सारा डिवीजन पाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली जो एल्वेलर सेल्स होता है लंग्स का, लंग्स के उस सेल तक पहुंच जाता है एयर। और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, एयर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरा बॉडी के अंदर। जो एल्वेलर से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड सप्लाई ब्लड कैपिलरीज लेंगे, उसके अंदर वो जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा होगा। और ये ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी के इंटायर टिश्यू को, पूरा बॉडी के इंटायर टिश्यू को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। ये ब्लड के पास ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और ये अगर मान लीजिए टिश्यू है, ये ब्लड है, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है और टिश्यू के पास कम है, तो ये डिफ्यूजन की हेल्प से कौन ले लेगा ऑक्सीजन, टिश्यू। और टिश्यू के अंदर जो CO2 होगा वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलते रहेगा। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जब टिश्यू जो है, ये ब्लड जो है टिश्यू को ऑक्सीजन देते रहेगा, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन कम होते रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो फिर से वही सिस्टम के माध्यम से एल्वेलर ब्लड सप्लाई होते रहेगा। आज हम लोग को देखना था कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो होता है, ये किस तरह से मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, वो चीज़ हम देखेंगे। हम देखे थे कि ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होता है, और दोनों एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। इनहेलेशंस में क्या होता है कि इनहेलेशंस में ऑक्सीजन को हम इनसाइड लेते हैं बॉडी का विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर गैसेस पार्टिकल्स मूव करता है। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है, तो क्या करते हैं इनहेलेशन, उसी को बोलते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। लंग्स तक पहुंच गया। अब क्या होगा, जैसे कि इनहेलेशन होगा, जो थोरेसिक कैविटी है, जो कि जिसको चेस्ट कैविटी भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर लंग्स है, तो वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड मतलब फैल जाएगा। अब जैसे एयर अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये कैविटी क्या करेगा, इन जनरल एक्सपांड कर जाएगा। और एक्सपांड करेगा तो जैसे आप सांस लेते होंगे, ये जो आपका रिब है, सांस लेने से लगता होगा कि ये रिब के थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर शिफ्ट हो गया है, फुल सा गया है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो जब इनहेलेशन होता है तो ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड जाता है, तो चेस्ट कैविटी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा जहाँ पर लंग्स सिचुएटेड है। और जो रिब केज होता है वो थोड़ा सा अपर शिफ्ट हो जाता है, लगता है कि अब थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। उसके बीच का जो मसल्स है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है। फिर क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो कि डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, डायग्राम से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। और लंग्स के अंदर क्या होगा, एयर बढ़ जाएगा, सही बात है, लंग्स के अंदर इंटर करेगा एयर तो एयर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट किस में होता है, एक्सहेलेशंस में। एक्सहेलेशंस में क्या होगा, हम लोग रिलीज करते हैं CO2, तो जब रिलीज करेंगे तो थोरेसिक कैविटी जो थोरेसिक कैविटी ये था, इसमें ऑक्सीजन गया तो फैल गया, और जैसे रिलीज करेंगे तो फिर से ये अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल शेप में आ जाएगा। जब एयर इनसाइड गया था इनहेलेशंस में, तो ये रिबकेज जो है, ये रिबकेज इस तरह से रहता है और थोड़ा सा ये अप शिफ्ट हो जाता है। और जब एक्सहेलेशंस होगा, मतलब CO2 बाहर निकलेगा, तो ये रिब फिर से अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और जब हम लोग इनहेलेशंस किए थे तो ऑक्सीजन इनसाइड गया था, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। और जब लंग्स क्या करेगा, CO2 को बाहर कर देगा, तो लंग्स का वॉल्यूम
कम हो जाएगा। ये डिफरेंस बहुत बार पूछता है इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस का। इसको जब डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे ना तो और बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं ये इनहेलेशंस का है और सेकंड डायग्राम किसका है, एक्सहेलेशंस का है। ये चेस्ट वॉल्स है, चेस्ट वॉल आपको दिख रहा है, रिबकेज दिख रहा है और इसके अंदर लंग्स है। इसके अंदर क्या है, ये लंग्स सिचुएटेड है, ये लंग्स है। तो जैसे एयर अंदर आएगा तो एयर का अंदर जैसे ये एयर आ रहा है, ये एयर अंदर आ रहा है तो ये एक्सपांड कर जाएगा चेस्ट वॉल और रिबकेज जो है स्लाइटली अप मूवमेंट कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, एयर भर चुका है और एयर भरने से ये क्या करेगा, स्लाइटली एक्सपांड कर जाएगा और स्लाइटली एक्सपांड कर गया और क्या हुआ, रिबकेज का अपर मूवमेंट हो जाएगा, रिबकेज अप मूवमेंट कर लेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जैसे एयर इनसाइड गया तो एयर का इनसाइड जाने से क्या होगा, चेस्ट अपना साइज को फैला लेगा, फैल जाएगा और जो रिब है वो अपर की ओर मूवमेंट करेगा। आप सांस लेके देखें एक बार, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। और ये चेस्ट वॉल का बीच का स्पेस को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से बना होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब क्या लिख रखा है, जैसे ही आपका एयर अंदर गया तो रिब्स रेज्ड, रिब्स रेज का मतलब रिब्स थोड़ा सा स्लाइटली अप शिफ्ट हो गया है। अब ये चेस्ट वॉल में नीचे जो है डायफ्राम है, अब डायफ्राम पे ये इसको बोलते हैं डायफ्राम, ये डायफ्राम है। अब जब इसमें एयर अंदर आएगा, एयर का अंदर आने से ये डायफ्राम पे प्रेशर होगा और डायफ्राम क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये डोम शेप्ट का होता है इस तरह से। अब जब इस पे एयर अंदर आएगा तो प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने से क्या होगा, ये डोम शेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशंस जब एयर को हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम डोम शेप्ट कराता है इन जनरल, लेकिन उस पर जब एयर अंदर ज़्यादा होगा तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा और जब एयर पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने से क्या हो जाएगा, डोम से ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो बोलते हैं डायफ्राम फ्लैट हो गया, किसमें, इनहेलेशंस में। तो इनहेलेशंस में क्या हुआ, एयर अंदर आया, एयर का अंदर आने से क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पहले कम था अब ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, चेस्ट वॉल एक्सपांड करेगा। रिबकेज क्या होगा, अप की ओर मूवमेंट, ये चेस्ट ऐसे था तो एक्सपांड कर गया। रिब ऐसे रहता है अरेंजमेंट, थोड़ा सा रिब्स क्या होगा, अप की ओर मूवमेंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये फंक्शन था। जनरली डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप्ट का, लेकिन जैसे इस पे एयर अंदर आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और डायफ्राम डोम से कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड शेप का हो जाएगा। डायफ्राम के मसल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फैल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जस्ट अपोजिट अगर बात करें किसका, एक्सहेलेशंस का। एक्सहेलेशंस में क्या होता है, लंग्स से एयर बाहर निकलता है। ये देख रहे हैं आप, एरो से दिखाया गया, लंग्स से एयर बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। जब CO2 बाहर निकलेगा तो आप समझ सकते हैं जो चेस्ट वॉल फैला हुआ था वो सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और जो डायफ्राम पे ज़्यादा प्रेशर था इसीलिए ना डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो चुका था, फ्लैट हो चुका था। लेकिन जब एयर आप देख रहे हैं कि एयर बाहर निकल रहा है तो एयर बाहर निकलने से क्या होगा, डायफ्राम पे जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और डायफ्राम अपना जो नॉर्मल शेप है वो गेन कर लेगा। तो नॉर्मल शेप क्या होता है उसका, डोम शेप्ड, क्या बोलेंगे, DOME, डोम शेप्ड। तो वो नॉर्मल शेप अपना गेन कर लेगा। 11th में भी ये सेम मैकेनिज्म है लेकिन वहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं, यहाँ आपका शॉर्ट है, बस समझाने का प्रयास किए हैं। तो इससे क्या होगा, डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्स होगा। क्यों रिलैक्स होगा, क्योंकि एयर बाहर निकल चुका है, तो प्रेशर कम हो चुका है और जैसे प्रेशर कम हुआ तो ये जो फ्लैट शेप था, फ्लैट से क्या हो गया, ये डोम शेप में आ गया, अपना नॉर्मल शेप को गेन कर लिया। और जो रिब्स, ये रिब्स था जो थोड़ा सा अपना जगह को अपलिफ्ट कर लिया था वो फिर अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और ये चेस्ट वॉल है और चेस्ट वॉल फैल चुका था ना, और जब एयर बाहर निकलेगा तो चेस्ट वॉल क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल शेप पे आ जाएगा। यहाँ तक था एक्सहेलेशंस और इनहेलेशंस का प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड। अब जो मैकेनिज्म है वो तो सही है, कभी कभी पूछता है लेकिन इन जनरल डिफरेंस पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मैकेनिज्म भी समझ अच्छे से आया होगा, इस पर फोकस कीजिएगा। लेकिन ज़्यादा फोकस करना है आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पे फोकस करना है। अब हम ये चीज़ आपको बता भी चुके हैं कि किस तरह से एयर आता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर और ब्लड जो कैपिलरीज क्या करती है, उस एयर को टिश्यू तक विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन पहुंचाती है। फिर उस टिश्यू से वही ब्लड CO2 को लेके बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो देखते हैं कि जो एयर रिच ब्लड है वो हमको कहाँ मिलेगा, एल्वेलस के अंदर, लंग्स के एल्वेलस सेल्स के अंदर। अब वो जो एयर रिच है, O2 रिच एल्वेलस है, वो क्या करेगा, अपना जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को दे देगा
और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के हेल्प से ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है ब्लड में, और वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन से, अपने आप को पकड़ लेगा ऑक्सीजन को, और टिश्यू के पास ले जाके क्या करेगा, छोड़ देगा, मतलब रिलीज कर देगा। कुल मिलाकर क्या हुआ, लंग्स के एल्वोलस के पास क्या था, एयर था, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ये ब्लड है, इससे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन होता है इसके ऊपर, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करवा लेगा, और जब हीमोग्लोबिन अपने आप से ऑक्सीजन को जोड़ लेगा तो फिर कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, और टिश्यू के पास जाकर वही क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि CO2 जो है वो कहाँ पे है, टिश्यू के पास है, तो CO2 अगर टिश्यू के पास है तो अब क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, CO2 का कम है, तो टिश्यू से कहाँ चले जाएगा CO2, ब्लड के अंदर। ब्लड में CO2 क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा एल्वेली के पास, और क्या होगा, जब एल्वेली के पास ब्लड वेसल के हेल्प से CO2 पहुंच चुका है तो जो एल्वेलर है वो क्या करेगा, CO2 को नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से बाहर कर देगा। यहां तक समझ में आया, सारा खेल डिफ्यूजन का है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर से लोअर की ओर मूवमेंट। कहाँ पे था अपने पास ऑक्सीजन, एल्वेलस सेल्स के अंदर लंग्स में, जो हम देख चुके हैं, वहां से ब्लड ऑक्सीजन ले लिया, और ब्लड से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, क्योंकि ब्लड के पास क्या है, हीमोग्लोबिन, और क्या करेगा ये कंबाइन करके टिश्यू के पास ले जाकर छोड़ देगा। अब सेम अगर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में देखें तो टिश्यू के पास क्या होता है, CO2 होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो CO2 क्या करेगा, ब्लड में रिलीज कर देगा टिश्यू, और ब्लड क्या करेगा, CO2 को अपने आप में डिजॉल्व कर लेगा, और डिजॉल्व करने के बाद ब्लड वेसल्स के हेल्प से वो CO2 कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के एल्वेलर सेक के अंदर। अब लंग्स के वाली के पास वो CO2 पहुँच चुका है, तो अब लंग्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 कम है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पेरीफेरी जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वो आपका क्या हो गया, इमीडिएट इन्वायरमेंट हो गया, वो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, वहाँ पर CO2 कम होता है। तो अब क्या होगा, लंग्स के अंदर CO2 बढ़ चुका है, इन्वायरमेंट में कम है, डिफ्यूजन में होता ही यही है, हाई सी लो की ओर मूवमेंट होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस है। प्रयास किया है कि 11th लेवल का आपको समझाया जाए, ताकि जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा होगा लिखने में। रट के आप नहीं लिख सकते हैं। इन जनरल लोग बोलता है बायोलॉजी को रट लो लिख देंगे, ये सब इम्पॉसिबल टास्क है। कितना कुछ रटोगे, रटने वाला बहुत कुछ है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो अर्थ पर आते हैं क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, फोस्पिरेशन। लेकिन जो एक्वाटिक है वो कहाँ से लेंगे, तो जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है, जैसे एक्वाटिक क्या है, फिश, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे वो एक्सचेंज कर लेगा गिल्स की हेल्प से। रिस्पिरेशन इन प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब क्या प्लांट के अंदर ही तो ये प्लांट का लीफ से है, फोटोसिंथेसिस जब 11th क्लास का होता है वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो प्लांट का जो लीफ है वहीं पर ऑक्सीजन बनता है, जब ऑक्सीजन वहीं बन रहा है तो जितना उसको काम होगा उतना रख लेगा, बाकी रिलीज कर देगा। ऐसा लगता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है वहाँ से प्लांट लेगा, साफ दिमाग यूज नहीं करते हैं। इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन आया कहाँ से आया, अरे प्लांट से तो आया, तो प्लांट के पास ही तो ऑक्सीजन बनता है। आपको बताया स्टार्टिंग में, फोटोसिंथेसिस, उसी का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। तो प्लांट को जितना रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो खुद रख लेगा, बाकी रिलीज कर देगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि रिस्पिरेशन जो होगा वो एनिमल्स के से प्लांट में ज़्यादा आसानी से होता है, क्योंकि प्लांट का जितना भी सेल है, और एक बात है कि प्लांट का जितना सेल है वो सारा एनवायरनमेंट के कंटेक्ट में होता है, तो वो क्या होता है कि स्टोमेटा जो लिप्स में है उसके हेल्प से होता है, स्टीम के अंदर होता है लेंटिकल सेल्स, और जनरल सरफेस जो होता है रूट का, तीन चीज प्लांट के अंदर हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो यहां तक आपका रिस्पिरेशंस खत्म हुआ, डायजेशंस भी हो गया था, रिस्पिरेशंस भी हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशंस है और एक्सक्रेशंस है, दो और पार्ट बनेंगे इस वीडियो का लाइफ प्रोसेस का, और लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन उठाएंगे बायोलॉजी का, और उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है फिर से 9461699918। डायरेक्ट हमको DM करें, मैसेज करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिए। अभी तक आपका ये पार्ट ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए गुड नाइट।